नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। एमपी के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि यह हादसा तेरला बाईपास पर हुआ, जिसमें देर रात तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। वहीं आज गुरुवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 17 के करीब हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दर्दनाक दुर्घटना चिकलिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई, जब मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक करीब 40 से 45 मजदूर सवार थे। वाहन के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया। भिवाड़ी के साथलका गांव स्थित बिल्लू लेबर कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुए लीकेज के चलते अचानक भीषण आग पकड़ गई और उसमें एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों में चीख पुकार सुनाई देने लगी और प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश निवासी 35 वर्षीय नेम सिंह अपने परिवार के साथ कॉलोनी में किराए के कमरे पर रह रहा था और सुबह खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर बदल रहा था और इसी दौरान नए सिलेंडर में गैस का रिसाव होने लगा और कुछ ही पलों में कमरे में एलपीजी गैस फैल गई और आग के संपर्क में आते ही तेज धमाके के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को बाहर निकालकर तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बड़े हमले की साजिश रच रही है। इसके लिए खतरनाक चाल चली जा रही है। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इस हमले से पहले आईएसआई हमारी जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाना चाहती है और इसके लिए प्रोपेगेंडा अभियान चलाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बड़ा आयोजन है और इसके मद्देनजर बड़े आतंकी हमलों को साजिश रची जा रही है और इसके तहत आईएसआई समर्थित लोग देश में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने और जासूसी जैसी गतिविधियों में शामिल है। इसका उद्देश्य संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गतिविधियों में अचानक आई तेजी का मकसद भारतीय एजेंसियों को उलझाए रखना है ताकि बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। फिलहाल खुफिया एजेंसियां पैनी नजर बनाए हुए हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद में पेश हुए संशोधन विधेयक को लेकर यूपी विधानमंडल के बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के प्रारंभ में ही सपा कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही महिलाओं के नाम जनधन खाते खोले तो सपा के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहां है 15 लाख रुपए, जबकि उनके अकाउंट में कोविड के दौरान महिलाओं को शासन की ओर से सहायता दी गई। महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए देश भर में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, लेकिन सपा के लोग कभी भी महिलाओं के सम्मान के प्रति संवेदनशील नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब जब महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सपा पर तेज तंज कसते हुए कहा कि सिपाहियों के इस व्यापार पर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। उन्होंने कहा कि अगर सपा के लोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो संसद में अपने आचरण की भर्त्सना करें और अपने व्यवहार की निंदा करें और माफी मांगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू को तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन की कोच संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। ये सेवा 2 मई से नियमित रूप से चलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तारित मार्ग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 2 मई से नियमित सेवा में प्रवेश करेगी। एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से 8 कोच वाली ट्रेन के साथ जम्मू श्रीनगर लिंक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। अब 20 कोच का विशेष डिजाइन तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वंदे भारत सेवाओं, रेलवे सेवाओं और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की खुले तौर पर प्रशंसा की। यह विस्तार क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और यह कदम रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। सांसद अमृतपाल सिंह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजनाला अदालत में पेश किया गया। इससे पहले अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया और इसके बाद अदालत ने मामले का ट्रायल अमृतसर की सेशन कोर्ट में चलाने के आदेश दिए हैं। अब इस केस की सुनवाई अमृतसर सेशन कोर्ट में होगी, जहाँ 2 मई से ट्रायल शुरू किया जाएगा। एफआईआर नंबर 39 से जुड़े इस मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उन्हें अदालत में पेश किया जा चुका है। अमृतपाल सिंह इस केस के आखिरी आरोपी थे जिसकी आज पेशी पूरी हुई है। अदालत के आदेश के मुताबिक उन्हें असम की जेल में ही न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और आगे की पेशियां भी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को अमृतसर सेशन कोर्ट में होगी, जहां से ट्रायल की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। अब इस केस की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू के दौर के बीच तेज हवाओं के साथ हुई बारिश कुछ जिलों के लिए आफत बनकर बरसी। इस दौरान आंधी बारिश के कारण दीवार ढहने, पेड़ गिरने और बिजली गिरने से हुए हादसों में प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में 7, अमेठी और अयोध्या में 3-3 लोगों की जान चली गई। पूर्वांचल के जिलों में 5 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में शहर से गाँव तक की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और 100 खंभे और बिजली के तार टूट गए। मौसम की मार ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ी। उत्तर और पूर्वांचल रेलवे के लखनऊ मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने आज बृहस्पतिवार को भी प्रदेश के करीब 35 जिलों में गरज चमक और बूंदाबांदी की संभावना जताई। प्रदेश के करीब 20 जिलों में कल गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर चला। लखनऊ में जगह जगह तार पर पेड़ों के गिरने से 400 गांवों और कस्बों की बिजली व्यवस्था 3 से 7 घंटे तक ध्वस्त रही। अगले 24 घंटे तक मौसम का यही रुख बने रहने के संकेत हैं। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने के लिए 14 मई 2026 को 13 संवेदनशील जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से वार्षिक मॉक अभ्यास कैलेंडर के तहत किया जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह मॉक ड्रिल 4 चरणों में होगी। यह अभ्यास गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में किया जाएगा, जिन्हें बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं, संचार व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। कर्नाटक में जारी बयानबाजी के बीच नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज थी, लेकिन एक बार फिर से डीके शिव कुमार की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में सीएम बदलने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल नहीं है और राज्य में नेतृत्व का मुद्दा अब जल्द सुलझा लिया जाएगा। खड़गे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी और राजनीतिक हलकों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब 4 मई को 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे तो उसके नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल पर फैसला हो सकता है। डीके शिव कुमार और उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने हाल ही में दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं जोर पकड़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी मुआन शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट है और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। इन आरोपों के बाद रिनिकी मुआन शर्मा ने खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंद्रूरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं, जो तय करेगा कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।